नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जानकारियों से समृद्ध और प्राथमिक विकास को समर्पित हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े तमाम व्यवसायों से जुड़ी नवीनतम जानकारियां आपसे हम साझा कर सकें। चाहे वो फसलों की स्वास्थ्य की बात हो या पशुओं के स्वास्थ्य की बात, चाहे उनके नस्लों की बात हो या फिर आपके जैसे सफल किसानों के सफलता की कहानी, ये सब होता है हमारे कार्यक्रम में। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी ऐसी ही कोशिशें होंगी हमारी, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। प्याज के भंडारण को बढ़ावा देगी सरकार। धान के कल्लों पर करे नेत्रजन यूरिया का छिड़काव। पशुपालकों के लिए बेहद उपयोगी चारा काटने वाली मशीन। राज्य सरकार प्याज के मूल्यों पर नियंत्रित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए प्याज भंडारण पर किसानों को 75% अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के निदेशक अभिषेक कुमार ने बताया कि दिसंबर और जनवरी में प्याज की कीमतों की काफी बढ़ जाती है, जिससे राज्य से बाहर का प्याज राज्य में मंगाना पड़ता है। जनवरी से लेके मार्च तक में काफ़ी ऊंचा चला जाता है, तो उसको हम लोग कैसे संतुलित कर सकें और बिहार में प्याज के दाम को कैसे नियंत्रित किया जा सके, तो उसके लिए प्याज भंडारण क्षमता भी बड़े पैमाने पर विकसित की जा रही है। यह भी 75% अनुदान के साथ देय है। किसान भाई बहनों, इन दिनों बरसात कम होने की वजह से धान की बिचड़ी को लगाने में आप सबको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे में आप धान लगाने वाली भूमि की मेड़ को थोड़ी ऊंची कर ले। इससे जब भी पानी बरसेगा आपके खेतों में पानी बना रहेगा। इसके साथ भूमि के पास कोई तालाब यदि बगल में है तो उससे भी आपको फायदा होगा, जिससे रोपनी आप सही समय पर कर सकते हैं। जो किसान भाई बंधु धान की रोपनी कर चुके हैं और उनके धान के पौधों से कल्ले निकलने वाले हैं, तो ऐसे में आप नेत्रजन यूरिया का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। इसके अलावा पौधों के पत्तों में यदि पीलापन आ रहा है तो ऐसे में आप जिंक सल्फेट का भी थोड़ा छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, अगर आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो अच्छे उत्पादन लेने के लिए आप उसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इस किस्मों का चुनाव आप अपने क्षेत्र और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बैगन के उन्नत प्रभेदों में से प्रमुख है पूसा अनमोल, पूसा मेघ, अलका, केशव, पूसा अंकुर, पूसा श्यामला, पूसा उपकार आदि। वर्तमान समय में जिस तरह से ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उसी तरह से आय को भी बढ़ाना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ एक तकनीकों को और विकल्पों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि मछली पालन। इससे कम मेहनत और कम स्थान में आपके लाभ का प्रतिशत काफ़ी बढ़ सकता है। इस बात को साबित कर रहे हैं पटना जिले के मछली पालक राजेश कुमार। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उनकी ही जुबानी। और मछली रेहू, कतला, ग्रास, कॉमन और ये चीज़ का है और फ़ायदा हो रहा है मेरे को। क्या लागत लगता है आपको इन सब करने में? लागत लग गया 50,000 के करीब लग गया हमको। क्या उम्मीद करते हैं फ़ायदे का? फ़ायदे होगा, साल भर और छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फ़ायदा होगा। आधुनिक कृषि यंत्रों ने न केवल हमारे काम को आसान किया है, बल्कि समय की बचत भी की है। फसलों के अवशेषों को पशुओं के चारा बनाने का यंत्र भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण यंत्र है। इसमें ट्रैक्टर से जोड़कर चारा बनाने की मशीन को तैयार किया गया है, जिससे यह समय और मजदूरों की कमी को पूरा करता है। हम सभी जानते हैं कि समय के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण पशुपालन और दूध उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पशुओं को चारे की पूर्ति करना कठिन होता गया। इसके लिए डीजल इंजन और विद्युत द्वारा संचालित चारा काटने वाली मशीन का निर्माण किया गया। इस प्रकार चारा काटने की तकनीक और तरीका पूरी तरह से परिवर्तित होता चला गया। चारा काटने की तकनीक में इस हुए परिवर्तन से किसानों और पशुपालकों के समक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ते चले गए। वर्तमान समय में
चारा काटने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जा रहा है वह अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है और यह पवार अर्थात विद्युत द्वारा संचालित की जाती है। चारा काटने की इस मशीन से 1 घंटे में भारी मात्रा में चारे की कटाई की जा सकती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए जानते हैं पटना अनाज मंडी में अनाजों की ताजा भाव। लोकल गेहूं 3,500 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4,300 रुपये प्रति क्विंटल, सोनम चावल 5,500 रुपये प्रति क्विंटल और बासमती चावल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जानकारियों के साथ। कि यदि खेत में धान का बिचड़ा मजबूत होता है तो उस खेत में क्या होता है कि खरपतवार को दबा देता है। ज़मीन की तैयारी और ज़मीन का समतलीकरण ये समेकित खरपतवार प्रबंधन का पार्ट होता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी भी। चलिए कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, और बारी है इस भेंट वार्ता की। कई बार ऐसा होता है कि हम फसलों के पोषण की पूरी व्यवस्था करते हैं, लेकिन खरपतवार होने के कारण उनको पूरा पोषण मिल नहीं पाता। तो कैसे करें, धान की खेती अगर कर रहे हों तो कैसे करें उनमें समेकित खरपतवार प्रबंधन, इसके बारे में अब लेंगे जानकारी अपने विशेषज्ञ से इस भेंट वार्ता के जरिए। किसान बंधुओं नमस्कार। बहुत सारे किसान धान की रोपाई कर चुके हैं और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो अभी इस काम में लगे हुए हैं। किसान बंधुओं, अगर आप समेकित खरपतवार प्रबंधन अच्छे तरह से करते हैं तो निस्संदेह आपका उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा, उत्पादन में कमी नहीं आएगी। ये समेकित खरपतवार प्रबंधन क्या है, इसको किस तरह करने की ज़रूरत है, इन तमाम बातों पर आज हम अपने विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज सर, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आपको भी और सारे दर्शक भाई को। सर, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं धान में समेकित खरपतवार प्रबंधन, मैंने समेकित का कई बार इस्तेमाल भी किया है। तो मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि समेकित खरपतवार प्रबंधन का साधारण मतलब क्या है और इसका क्या एक महत्व है हमारे धान के उत्पादन में। आपका जो मतलब प्रश्न है बहुत ही जीवंत है और किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अक्सर हाँ किसान बंधु खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं और करते भी हैं, लेकिन समेकित खरपतवार प्रबंधन का करने से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसका मतलब ये होता है साधारण भाषा में कि वैसे सारे प्रयास जिसको करने से खरपतवार मतलब उगे नहीं खेत में, या उगे भी तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका जो मतलब संख्या है पर स्क्वायर मीटर, एक मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा में बहुत कम रहे। अब इसके लिए हम लोग समेकित खरपतवार प्रबंधन के तहत
सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि आपके धान का बिचड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यदि खेत में धान का बिचड़ा मजबूत होता है तो उस खेत में क्या होता है कि खरपतवार को दबा देता है। ज़मीन की तैयारी और ज़मीन का समतलीकरण ये समेकित खरपतवार प्रबंधन का पार्ट होता है। हम अक्सर अभी देख रहे हैं कि जो किसान बंधु धान की रोपाई करते हैं या कर चुके हैं तो वो सेम डे यानी ट्रैक्टर जाती है, रोटावेटर से 2 मरतबे जुताई कर लिया जाता है और उसके बाद पीठ पर ही देन एंड देयर, कभी कभी तो देखते हैं कि खेत में जुताई भी हो रहा है और एक तरफ से रोपाई भी हो रहा है और उसकी रोपनियाँ रोपती है। ये कहीं ये समेकित खरपतवार प्रबंधन का पार्ट नहीं है। समेकित खरपतवार प्रबंधन के तहत हम किसान भाइयों को यह सलाह देते हैं कि खेत में आरी कोना बना के 1 मरतबे जुताई करके कम से कम 3 से 4 दिन ज़मीन को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक बैक्टीरिया वगैरह डेवलप नहीं होगा, जो भी आपका क्रॉप रेसिड्यू है या कैरी ओवर बीड है, जो बीड दूसरे फसल से आए हैं, वो उसका सड़ने की प्रक्रिया, अपघटन की प्रक्रिया होती है। तो समेकित खरपतवार प्रबंधन के तहत हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि आप DAP, यूरिया और पोटास, हालांकि ये घास से सीधा संबंध नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है और खरपतवार को उगने में सबसे ज़्यादा इसका है जो कि अहम रोल है। तो अब किसान बंधुओं को चाहिए कि एक तो चौकी देना बहुत ज़रूरी है। समेकित खरपतवार प्रबंधन यदि हम ज़मीन की तैयारी करते हैं, उसमें चौकी दे देते हैं, पाटा लगा देते हैं, तो उसे खरपतवार नहीं उगता है, वहाँ पर एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात है DAP की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा चौकी देने से पहले दे देना चाहिए। यह भी समेकित खरपतवार प्रबंधन का पार्ट है। अगर किसान बंधु ऐसा करते हैं, और एक चीज़ और है कि उसकी रोपाई उचित दूरी पर होनी चाहिए और समेकित खरपतवार प्रबंधन के तहत बिचड़ा का उम्र भी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी बिचड़ा 21 से 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की होनी चाहिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हमारे किसान जो साथी हैं वो अगर खरपतवार का प्रबंधन ठीक से ना करते हैं, उसका उत्पादन पे कितना असर पड़ता है, ये भी जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, खरपतवार प्रबंधन यदि समय पर नहीं किया जाता है तो आपका 90% तक लॉस देखा गया है। मतलब 10% से लेकर 90% तक फसल की बर्बादी हो जाती है। और हमारे बिहार के परिवेश में किसान बंधु खरपतवार का प्रबंधन करते हैं, परंतु वो करते कब हैं? अनटाइमली करते हैं, समय पर नहीं करते हैं। तो समय पर खरपतवार प्रबंधन करने से फसल की पैदावार में 25 से 30% की बढ़ोतरी आपकी हो जाती है। तो यदि आपके पास मानव श्रम मिल जाता है और खरपतवार अगर हल्का है तो आप तृणनाशी दवा ना देके आप मानव श्रम के द्वारा ही निकौनी करने का प्रयास करें, परंतु प्रयास करें कि 19 दिन से लेकर 25 दिन में करें। और कतार में धान की जो रोपाई करेंगे, ये समेकित खरपतवार प्रबंधन का पार्ट है कि कतार में धान की रोपाई किया जाए, उचित दूरी पर रोपाई किया जाए, 22 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई किया, क्योंकि कोना बीडर या रोटरी बीडर कुछ छोटे छोटे टूल हैं जिसको कि हम लाइन में चलाते हैं, तो उससे खरपतवार भी क्या होता है? कटिंग होता है और ज़मीन में गड़ा भी जाता है, बेरिड होता है और डिकम्पोजिशन होता है और उससे पोषक तत्व का रिलीज होता है और पौधा हरा भरा रहता है। जैसे धान में कोना बीडर या रोटरी बीडर होता है और जो लाइन में रोपाई क्या हो रहता है, तो उसमें हम चलाते हैं तो वह घास को काटता भी है, ज़मीन में गाड़ता भी है और जिससे है जो कि डिकम्पोज होने के बाद पोषक तत्व रिलीज होता है और धान का पौधा हरा भरा रहता है। और इससे है जो कि मिट्टी का जो 3 घर है, भौतिक, जैविक और रासायनिक, तीनों घर को फ़ायदा होता है और अल्टीमेटली धान की फसल बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर मनोज सर, आप चूँकि हमारा धान बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और अच्छा उत्पादन लेना है तो इसमें समेकित खरपतवार का बहुत योगदान है। हमारे किसानों को कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपने तमाम बातों पर बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे किसानों को जानकारी दिया। आज कार्यक्रम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सभी को नमस्कार। कार्यक्रम में जानकारियों के सिलसिले को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और जानकारियों के साथ।
कद्दू वर्गीय सब्जियों में जहाँ तक फलन की बात है तो फलन हेतु किसान भाइयों को बहुत ही विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर एवं मादा पुष्प अलग अलग होते हैं और इनमें जो परागण की प्रक्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की। ये मुस्कान है किसानों की और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे ता परठारु आज पर्यंत 32,000 टंका पाइछि। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए ये योजना मोबाइल ऐप, ई-केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेती बाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जानकारियों का सिलसिला रुकेगा नहीं, तो बारी है एक और भेंटवार्ता की, और इस भेंटवार्ता में अपने विशेषज्ञ से हम बातें करेंगे बरसाती सब्जियों की वैज्ञानिक खेती के बारे में, क्योंकि बरसात कम हो तो दिक्कत होती है, लेकिन ज़्यादा हो तो भी दिक्कत होती है। ऐसे में कैसे बनाएं संतुलन, इसके बारे में लेते हैं जानकारी अपने विशेषज्ञ से। नमस्कार दर्शकों, किसी ने बहुत खूब लिखा है कि जिनके जेब में सिक्के थे वो मज़ा लेते रहे बरसात का,
जिनके जेब में सिक्के थे वो मज़ा लेते रहे बरसात का, और जिनके जेब में नोटें थी वो छत तलाशते रह गए। हमारे किसान भाइयों, आपसे ये कहना है कि बरसाती सब्जियों की तैयारी ऐसी करें कि जिससे आप भी बरसात का आनंद ले सके। और इसी से संबंधित आज हमने विषय रखा है बरसाती सब्जियों की वैज्ञानिक खेती। तो किसान भाइयों, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर एस सोलंकी जी, जो वैज्ञानिक है ARI पटना से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे सबसे पहले विषय पर आते हुए आपसे यह जानना चाहेंगे कि बरसात में किन किन सब्जियों का उत्पादन अभी किया जा सकता है। तो सबसे पहले किसान भाई जो बरसात में सब्जियां लगा रहे हैं, उन्हें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जिस भी स्थान पर वो बरसाती सब्जियां जैसे कि भिंडी हुआ, बैगन हुआ, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे लौकी या कद्दू, कदीमा और नेनुआ, झिंगली, ये सब लगाते समय इन्हें ज़रूर से वो ऊंचे स्थान पर ही लगाएं। जो जगह या ज़मीन का जो चुनाव करें वो ऊंचा स्थान हो। साथ में किसान भाई इस टाइम पंडाल सिस्टम को अपनाएं। सब्जियों को, जो लत्तर वाली सब्जियां हैं, उसको लगाते समय उन्हें पंडाल पर या छज्जा बनाकर ही लगाएं, क्योंकि ज़मीन पर लगाएंगे तो वहां पर बहुत सी विकृतियां आ सकती हैं और साथ में पानी लगने से वो उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। और किसान भाई उसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, उसकी भी समुचित मात्रा में, उसका जैसे नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय देंगे तथा शेष मात्रा जो है उसमें फूल आते समय देते हैं। और जहाँ तक बाकी सब्जियों की बात है तो इसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो किस्मों का चुनाव करें वो उन्नतशील और प्रतिरोधी किस्में ही हो, क्योंकि बरसात में कीड़े और रोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके वो दवा के खर्च से बच सकते हैं, साथ में अधिक उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी बाज़ार में बहुत सी संकर किस्में भी उपलब्ध हैं जो प्रतिरोधी होने के साथ अधिक उत्पादन भी प्रदान करती हैं। तो किसान भाई ज़रूर से इन बातों का ध्यान रखें कि बरसात में उन्हें कुछ खासा ध्यान देना है सब्जियां जो बरसात की हैं उन्हें लगाने के लिए और उनके प्रबंधन के लिए। सर, जब हमारे किसान भाई कद्दू वर्गीय सब्जी का उत्पादन करना चाहते हैं तो उसमें फलन को बढ़ाने हेतु क्या क्या उपाय करने चाहिए, ये बताएंगे। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जहाँ तक फलन की बात है तो फलन हेतु किसान भाइयों को बहुत ही विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में नर एवं मादा पुष्प अलग अलग होते हैं और इनमें जो परागण की प्रक्रिया होती है वो कीटों के द्वारा होती है। अगर आपकी कद्दू की किसी भी फसल में सिर्फ नर पुष्प ज़्यादा आते हैं या सिर्फ मादा पुष्प ज़्यादा आती हैं तो दोनों ही अवस्था में फलन कम होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों को ये सबसे प्रमुख ध्यान तो ये देना है कि किसी भी कीटनाशी का छिड़काव बिना वैज्ञानिक सलाह के नहीं करना है, क्योंकि कीटनाशी के छिड़काव करते ही आपके कीड़े जो कि परागकण को प्रसारित करते हैं, जो फलन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वो मर जाते हैं और इस तरह से परागण की प्रक्रिया बाधित होती है और फलन बाधित होता है। दूसरी बात ये ध्यान देना है कि किसी भी कद्दू वर्गीय फसल में, चाहे वो कद्दू हो, चाहे करेला हो, चाहे झींगा हो, तुरई हो, सब में एक समस्या आती है कि शुरुआती में नर पुष्प ज़्यादा आते हैं। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान देना है कि शुरुआत में नर पुष्प आएँ तो जब उनकी लताएँ बढ़े तो आगे से लताओं को थोड़ा सा तोड़ देना है, जिससे कि उसमें शाखाएं ज़्यादा आए और फिर उसके बाद मादा पुष्प भी आने लगते हैं। अगर मादा पुष्प नहीं आते हैं या मादा पुष्पों की संख्या काफ़ी कम है तो किसान भाई ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना है। हार्मोन में जैसे मैलिक हाइड्राजाइड जो हार्मोन है, इसका जो है 0.4 से 0.5 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना लेंगे और उसको फूल आने की अवस्था या पौधे में जब नर पुष्प आने लगते हैं तो उस अवस्था में इसका छिड़काव करना है। मैलिक हाइड्राजाइड बाज़ार में बहुत आसानी से मिलता है। 0.4 से 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाएंगे और पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो इससे मादा पुष्प की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और इसके अलावा इथेरल करके आते हैं, एथोफॉन, तो उसका भी आप 0.2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अगर पौधे की पत्तियों पर छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर मादा पुष्पों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना है कि कुछ कद्दू वर्गीय जैसे परवल हुआ या कुंदरू हुआ, जहाँ पे नर एवं मादा पौधे ही अलग हैं, उसमें किसान भाइयों को 9:1 अनुपात में 9 पौधे मादा पुष्प को लगाना है, उसके बाद 1 पौधा नर का लगाना है ताकि परागण अच्छे से हो सके और फलों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा किसान भाई एक चीज़ का और ध्यान देंगे, कुछ तत्व हैं सूक्ष्म तत्व जैसे बोरान हुआ,
तो बोरैक्स है, आपको उसका भी जो है बोरैक्स का भी समय पर छिड़काव करना पड़ेगा। कैल्शियम का कुछ छिड़काव करना पड़ेगा, जिससे फलों की गुणवत्ता के साथ साथ जो फल की रुकने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और एक अगर फल बनते हैं और वो गिर जाते हैं कुछ समय बाद, तो वहाँ पे किसान भाइयों को बाज़ार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है नैप्थलीन एसिटिक एसिड नामक का एक हार्मोन है पौधों के लिए। इसका जो है छिड़काव करेंगे 100 से 150 ppm जो इसका वो है, या 0.1 से 0.2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों की पत्तियों पर छिड़काव करने से, और फूल आने की अवस्था में इसका छिड़काव करना है, जिससे फूल जो है, जो फल है वो ठहरेंगे, वो जल्दी गिरेंगे नहीं। और एक चीज़ और किसान भाइयों को इसके अतिरिक्त ध्यान देना है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों को छाया में नहीं लगाना है। कद्दू वर्गीय सब्जियों को पर्याप्त धूप की ज़रूरत पड़ती है। ये ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं, अतः इन्हें पर्याप्त धूप की ज़रूरत है, पर्याप्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें छाया में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सर, अभी हमारे किसान भाइयों ने भिंडी लगाई है और अक्सर बरसाती भिंडी में एक रोग देखा जाता है, पीला शीरा रोग। तो हमारे किसान भाई इस रोग से पौधे का कैसे बचाव करें? बिल्कुल, पीला सिरा रोग प्रमुख समस्या है भिंडी की, और लगभग 90% तक फसल की क्षति हो सकती है। ये कीट से प्रसारित होने वाला एक विषाणु है, और ये सफ़ेद मक्खियों से प्रसारित होता है, इसलिए सबसे पहले सफ़ेद मक्खियों को रोकना है। इसके लिए इमिडाक्लोरपिड करके एक दवा आता है, उसका 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करना है, और 10 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना है। किसान भाई एक बात का ज़रूर ध्यान देंगे कि दवा का छिड़काव भिंडी की तुड़ाई के उपरांत ही करना है, क्योंकि 3 से 4 दिन तक लगभग वो भिंडी खाने योग्य नहीं रहेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो ये दवा है उसका असर रहेगा। तो इस तरह से इस दवा का छिड़काव, साथ में रेसिस्टेंट वैरायटी या प्रतिरोधी किस्मों का अगर वो चुनाव करेंगे, जैसे काशी क्रांति करके किस्म है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से, इस तरह की किस्मों का चुनाव करके किसान भाई निश्चित रूप से बरसात में इस रोग के प्रति अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें इस तरह की भिंडी जैसे काशी क्रांति जो किस्म है, जो प्रतिरोधी है, साथ में दवा का छिड़काव करके वो अच्छी और अधिक उत्पादन और अधिक गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपने हमें संक्षिप्त में परंतु बहुत ही बेहतरीन जानकारी प्रदान की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियाँ, नए विषय और नए विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।